गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की आपकी क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूएनओ के ही एक और अंग न्यास परिषद। और चूंकि इस अंग की वर्तमान समय में कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है तो मैं इसको ब्रीफ में ही आपको बताना चाहूँगी। ज़्यादा समय हम इसमें अपना नहीं खर्च करेंगे। इसके साथ ही जो एक अहम अंग है सचिवालय, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे या चर्चा करेंगे या उसको हम अधिक विस्तार से पढ़ना की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, पहले जिस अंग के बारे में मैं बात कर रही हूँ यूएनओ के, वह है न्यास परिषद। अभी तक हमने यूएनओ की महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद, इन 3 अंगों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज न्यास परिषद चौथे अंग के रूप में हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, न्यास शब्द से ही आपको लग रहा होगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ट्रस्ट से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस परिषद में क्या होता होगा या किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये परिषद बनाई गई होगी। यूएनओ का एक अहम अंग बनाया होगा इसको। तो यूएनओ के चार्टर 8वें अध्याय में, चार्टर के 8वें अध्याय में इसका न्यास परिषद का वर्णन मिलता है या न्यास परिषद के बारे में बताया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 75 में संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए समझौते द्वारा एक न्यास परिषद की स्थापना की बात करता है। अब हम ये समझें कि इसकी ज़रूरत क्यों रही। तो बच्चों, पूर्व में हम सबको पता है कि औपनिवेशिक ताकतें, साम्राज्यवादी ताकतों ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देशों पर अपना शासन स्थापित किया हुआ था, या कह सकते हो कि इन महाद्वीपों में अपने उपनिवेश बनाए हुए थे, जहाँ पर वो अपनी स्वेच्छा से अपने मनमाना निरंकुश शासन उन पर कर रहे थे। 20वीं सदी के आते आते इन उपनिवेश राष्ट्रों ने, जो ये उपनिवेश बने हुए राष्ट्र थे, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग उठाई। यानी अब ये पराधीन राष्ट्र चाह रहे थे कि साम्राज्यवादी ताकतों के शासन से परे ये अपने देश का निर्णय खुद करना चाह रहे थे, और इसके लिए ये स्वशासन की मांग भी निरंतर उठा रहे थे। धीरे धीरे पहले विश्व युद्ध के बाद जो मैंडेट पद्धति आई थी, मैंडेट पद्धति, उसके वह भी एक तरह से न्यास परिषद का ही आप कह सकते हो स्वरूप थी। तो धीरे धीरे जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तभी इन पराधीन राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत की, अधिकार की बात जोर पकड़ने लगी थी। और उस समय जो घटनाएं घटी, या आप कह सकते हो जो परिस्थितियां बनी, उन्होंने सभी राष्ट्रों को इस आत्मनिर्णय के आवाज़ को और मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया। जापान जैसे राष्ट्र भी पश्चिमी यूरोप, एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में कई राज्यों को विजय प्राप्त कर अपना शासन स्थापित कर रहा था, जापान जैसा राज्य भी। और यह देखकर अमेरिका, कहें कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट काफ़ी चिंतित हो रहे थे। और यही वजह है कि उन्होंने पराधीन राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के इस अधिकार का समर्थन किया। यानी उन्होंने कहा कि अब वो समय नहीं रहा
कि ये राष्ट्र किसी के उपनिवेश बनकर उनके अंडर में अपना विकास करे या अपने राष्ट्र के निर्णय करे। और इस प्रकार से इस न्यास परिषद की जो एक तरह से प्रस्तावित हुई है, न्यास परिषद की स्थापना का विचार आया या न्यास परिषद प्रस्तावित की गई। और यूएनओ के अतिरिक्त और कोई बेहतर जगह न्यास परिषद के लिए हो नहीं सकती थी। तो उपरोक्त पृष्ठभूमि में यूएनओ के एक अहम अंग के रूप में न्यास परिषद की स्थापना की गई। बच्चों, अब जो पूर्व में हमने यह पृष्ठभूमि दी है, इसको देखकर ही समझ गए होंगे कि इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे होंगे। पर फिर भी हम विधिवत रूप से यदि इसके उद्देश्यों की बात करें बच्चों, तो इसके प्रमुख उद्देश्य थे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, जो कि यूएनओ का स्वयं का एक अहम उद्देश्य हमने पढ़ा है। दूसरा, लोगों के बीच में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में सहयोग देना और स्वशासन और स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता करना या क्रमिक विकास को बढ़ावा देना। साथ ही जाति, लिंग, भाषा, धर्म का भेदभाव किए बिना मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति लोगों में आस्था बढ़ाना और उन्हें यह यकीन दिलाना, न्यास प्रदेशों के वासियों को यह यकीन दिलाना कि सभी लोग विश्व में एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के सहायता सहयोग के बिना सभी के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते, या सभी के अधिकार सुरक्षित तभी रहेंगे जबकि हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे के प्रति आस्था रखेंगे। इसके अलावा न्यास परिषद को स्थापित करने का या न्यास परिषद अंग की स्थापना का एक और उद्देश्य था कि सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समान व्यवहार हो रहा है, इसका विश्वास दिलाना। इस प्रकार बच्चों, न्यास परिषद के अंतर्गत यूएनओ में विभिन्न राष्ट्रों को ट्रस्ट के रूप में उन विकसित और विकासशील राष्ट्रों को दिया गया जो कि अपना शासन संचालन करने में, या कह सकते हो अपना स्वयं का विकास करने में उतने सक्षम और समर्थ नहीं थे। और उनका यह शासन संचालन जिस ट्रस्ट में भी वो आते हैं वह ट्रस्टी वाला देश चलाएगा, और तब तक चलाएगा जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़े हो नहीं जाते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के पराधीन राष्ट्र आते हैं। पहले तो थे ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड के जो भी साम्राज्यवाद में आते थे वो राष्ट्र, और दूसरे न्यास प्रदेश थे जो तीन प्रकार थे से दूसरे प्रकार के पुनः तीन प्रकार के न्यास प्रदेश थे। पहला था जो मैंडेट के अधीन प्रदेश थे, यानी राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो एक मैंडेट व्यवस्था की गई थी जो कुछ कुछ न्यास परिषद की तरह ही थी, उसके अधीन वाले राष्ट्र। दूसरा वे राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शत्रु राज्यों से छीन लिए गए थे। और तीसरे अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ को सौंपे गए प्रदेश। इस प्रकार ये तीन प्रकार के, मुख्य रूप से दो और फिर तीन प्रकार के प्रदेश न्यास परिषद में आते थे। जहाँ तक इसके संगठन की बात है बच्चों, इसका संगठन जिन राष्ट्रों को न्यास परिषद का भार सौंपा गया था वो थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। और साथ ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे जिनके शासन में कोई न्यास प्रदेश नहीं है। उतने ही अब बात करें न्यास प्रदेश के सदस्यों के निर्वाचन की, तो वो महासभा द्वारा 3 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते थे।
और इनके निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के साथ ही ये पुनः भी निर्वाचित हो सकते थे। अब न्यास परिषद के कार्यों की बात करें तो न्यास परिषद मुख्य रूप से जो काम करती थी वो इस प्रकार से थे। न्यास प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करना, जिसके आधार पर कि जो शासन प्रबंध चलाने वाली संस्थाएं हैं वो उस आधार पर रिपोर्ट तैयार कर सके या उस आधार पर नीतियों का निर्माण कर सके। तो जो पहला अहम कार्य न्यास परिषद करती थी वह विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु जो योजनाएं प्रस्तावित होनी थी उनकी सूची तैयार करना। दूसरा जो अहम कार्य न्यास परिषद कर रही थी बच्चों वो यह था कि प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों की जांच करना और उन पर विचार विमर्श करना। इसके अलावा जो भी प्रशासनिक सत्ताएं थीं जो न्यास प्रदेश का शासन संचालन कर रही थी उनके परामर्श से प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और न्यास प्रदेशों का निरीक्षण या उनका दौरा करना का कार्य भी न्यास परिषद करती थी। साथ ही यदि निर्णयों की बात करें तो न्यास परिषद में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते थे और इसके प्रत्येक मेंबर को एक वोट देने का अधिकार था। न्यास परिषद अपने कार्य संचालन के नियम स्वयं ही बनाती थी, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव भी शामिल था। अब बात इसके अधिवेशनों की करें बच्चों तो साधारणतया इसके 2 अधिवेशन होते हैं, पहला जून के अंतिम पक्ष में और दूसरा नवंबर के उत्तरार्ध में। साथ ही इसके विशेष अधिवेशन बुलाने का भी प्रावधान है जो महासभा के प्रस्ताव अथवा सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों के अनुरोध पर बुलाया जा सकता है।